स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे श्रुति इस पाठ का भाग दूसरा। भाग एक में हमने देखा कि दोनों भाई चिट्ठियाँ लेकर मक्खनपुर की ओर निकल पड़े थे और मक्खनपुर के रास्ते में फिर से जब कुआं लगा तो अपनी आदत के अनुसार बड़े भाई ने कुएं में ढेला डालकर सांप की फुसकार सुनने की फिर से उनकी इच्छा जागृत हुई। कुछ ही दिन पहले उन्हें उस कुएं में सांप के गिरने की बात पता चल गई थी। जब उनके गांव के बच्चों की वानर टोली आए दिन गांव से मक्खनपुर की पाठशाला में पढ़ने जाते तो रास्ते में आने वाले जंगल में काफ़ी शरारतें करते हुए चले आते थे। तो जब से उन्हें पता चला था कि इस कुएं में एक सांप गिरा है, तब से उस सांप की फुसकार सुनने के लिए आए दिन उसको ढेला मार मार कर वो उसके सांप की फुसकार सुनते थे। आज जब दोनों भाई शाम के समय में फिर से मक्खनपुर जाने लगे तो एक बार फिर लेखक को ही सांप की फुसकार सुनने की इच्छा हुई और वह कुएं के पास गए, ढेला उठाया और अपनी हमेशा की आदत के अनुसार अपनी टोपी को उन्होंने उठाया और टोपी में रखी चिट्ठियाँ का उन्हें याद ही नहीं रही कि उन्होंने टोपी में चिट्ठियाँ रखी हैं। टोपी को उठाया और कुएं में सर उचका कर ढेला मारने ही गए, परंतु तभी उनके टोपी में रखी चिट्ठियाँ जाकर कुएं के धरातल पर गिर गई और दोनों भाई वही कुएं के पास वहां पर रोते बैठ गए। आगे क्या हुआ इसको हम आज के पाठ में देखेंगे। जैसे ही चिट्ठियाँ कुएं में गिरी, दोनों भाई कुएं के पाट पर बैठे रोने लगे। छोटा भाई तो ढाड़े मार मार कर रोने लगा, अर्थात जोर जोर की आवाज करते हुए रो रहा था। लेखक चुपचाप थे, परंतु उनकी आंखों में भी आंसू थे। जैसे किसी पतीली में उफान आने पर ऊपर रखा ढक्कन उठने लगता है और भीतर का पानी बाहर टपक जाता है, उसी प्रकार निराशा और भाई के पिटने का भय और उद्वेग अर्थात चिंता से छोटे बड़े भाई के मन में भी रोने का उफान भर आया और अनायास ही आंखों में छुपे आंसू उनके आंखों से बाहर ढुलक गए, उनके गालों पर आ गए। कपोलों अर्थात गालों पर ढुलक गए। ऐसी स्थिति में उन्हें माँ की याद आई। उनका जी किया कि इस समय माँ होती तो माँ हमें छाती से लगा लेती और बड़े लाड़ प्यार करके कहती कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ हम फिर से लिख देंगे। इन सारी स्थितियों में लेखक की तबीयत करती थी। तबीयत अर्थात ऐसी इच्छा होती थी कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ हमने डाल आए, डाकखाने में डाल आए। परंतु दूसरी तरफ लेखक यह भी कहते हैं कि उस समय मैं झूठ बोलना जानता नहीं था, परंतु घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह हमारी धुनाई होती, अर्थात बहुत ज्यादा पिटाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। अर्थात लेखक रो रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अब क्या करे। एक तरफ न वो झूठ बोल सकते थे और दूसरा जिस जिम्मेदारी के साथ बड़े भाई ने वो चिट्ठियां पहुंचाने का काम दिया था वो काम वो ठीक से नहीं कर पाए। इस तरह के सोच विचार में 15 मिनट का समय चला गया और इधर देर भी होने लगी। उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, अर्थात सूर्यास्त होने जा रहा था। ऐसी स्थिति में लेखक का मन किया कि कहीं भाग जाए, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी अर्थात दोनों तरफ से धार हुई तलवार कलेजे पर फिर रही थी। सच बोला तब भी पिटाई, झूठ बोला तब भी पिटाई। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, अर्थात जब हम किसी बात का मन में पक्का विश्वास कर लेते हैं तो सामने वाली सारी दुविधाएं, सारी मुश्किलें एकदम से खत्म हो जाती हैं। इस समय भी लेखक की दुविधा भी दूर हो गई, क्योंकि लेखक ने एक ऐसा निर्णय लिया था। क्या था वो निर्णय? वो निर्णय था कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का भयंकर निर्णय। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम करने के लिए कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है।
अर्थात कि जब इतना भयंकर निर्णय ले लिया और तय ही किया कि अगर मरना ही है तो उसमें मूर्खता और बुद्धिमत्ता इसका कोई मतलब नहीं रहता कि ये काम इस तरह से कुएं में कोई उतरता है क्या, ये तो एक मूर्खता है। या उनको ये साबित ही नहीं करना था कि वो जो कर रहे हैं वो कोई मूर्खता है या बुद्धिमत्ता, पर क्योंकि उन्होंने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो अब मौत का सामना करेंगे, और जब जानबूझकर ये जानते हुए कि सामने हमारी मौत है क्योंकि कुएं में सांप है और उस वहाँ कुएं में उतरना मतलब मौत को दावत देना, ये जानते हुए भी अगर आप ये कुछ धाड़स का कार्य, ये भयंकर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हो तो फिर आपने निश्चित ही सब कुछ सोच लिया है। यहाँ लेखक ने भी चाहे जो हो मैं ये करूँगा ये बात उन्होंने सोच ली थी। और लेखक कहते हैं कि फल फल अर्थात यहाँ पर फल का अर्थ परिणाम, कि परिणाम क्या होगा, मेरे इस कदम का परिणाम क्या होगा उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। दूसरी शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं हमारे बड़े कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लेखक भी सोच रहे हैं कि मुझे अब जो करना है वो मैं करूँगा, अब इसका परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए लेखक विषधर अर्थात सांप से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया मतलब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। इसमें कुछ भी हो सकता था, या तो वो सांप को मार सकते थे या तो सांप उन्हें मार सकता था। तो इसकी कोई चिंता उन्हें उस समय नहीं थी, और इसका कारण ये था कि उन्हें अपने आप पर इतना विश्वास था और अपने डंडे पर भी, क्योंकि इस डंडे ने इसके पहले बहुत से सांप को मारा था। तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं सांप को मार दूंगा फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर लेखक ने कुएं में जाने की ठानी। अभी तक जो छोटा भाई धीरे धीरे रो रहा था, लेखक का ये निर्णय सुनकर वो और भी ज्यादा जोर से रोने लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था छोटे भाई को कि लेखक जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा है। परंतु उसने कुछ कहा नहीं, उसे कुछ कहते नहीं बना। अब लेखक ने ये तय कर लिया था कि अब वह उस सांप से मुठभेड़ करने वह कुएं के अंदर चला जाएगा। अब जाने का निर्णय कर लिया, पर जाए कैसे? फिर उन्होंने अपने पास की एक एक धोती जो वो पहन कर आए थे उसको निकाला। फिर वो एक चने वाली धोती थी जिसमें माँ ने रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे, उसको लिया। और जो 2 कानों से बंधी धोतियां थी जो सर्दी से बचने के लिए उन्होंने बांधी थी, उन ऐसी 5 धोतियों को उन्होंने एक रस्सी की तरह मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी थी, मिलाकर बनाई जो कुएं में उतरने के लिए काफी थे। जगह जगह गांठ मारकर उसको बार बार खींचकर ये देखा कि गांठें कड़ी है या नहीं, इसमें वो कोई धोखे का काम नहीं रखना चाहते। फिर धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग अर्थात वह लकड़ी जिस पर चरस यानी चरखा टिका रहता है, जो कुएं में जिस चरखे के सहारे हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो उसे कहते हैं डेंग। तो उसके अंदर डाल दिया। फिर चारों ओर चक्कर देखकर अच्छे से मजबूत है कि नहीं ये भी बड़े भाई ने देख लिया। अब दूसरा हिस्सा उन्होंने छोटे भाई को ये कहा कि उसको डेंग का दूसरा हिस्सा मजबूती से पकड़ने के लिए कहा, और फिर एक हिस्सा उन्होंने नीचे छोड़ दिया और मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। भाई वैसे तो छोटा ही था, मात्र 8 वर्ष का था, परंतु अब छोटे भाई को जो बहुत रो रहा था उसे आश्वस्त करने के लिए लेखक ने कहा कि तुम डरो नहीं, मैं कुएं में पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। यह मेरा विश्वास भी है क्योंकि इसके पहले मैंने कई सांपों को मारा है। इसलिए कुएं में घुसते समय लेखक को सांप का तनिक यानी जरा सा भी भय नहीं था। उसको मारना लेखक को अपने बाएं हाथ का खेल यानी कि एक आसान काम लग रहा था। कुएं के धरातल पर अर्थात नीचे जब 4-5 गज यानी फीट रहा हूं, तब उन्होंने ध्यान से देखा और उनकी अक्ल चकरा गई यानी कि उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कुएं के धरातल पर सांप फन फैलाए एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। उसकी पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था और अग्रभाग यानी सामने वाला भाग ऊपर की ओर, यानी कि वह अपना फन फैलाए वह वहां पर लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था।
नीचे डंडा बंधा था और लेखक के उतरने की गति से वह इधर उधर हिलने लगा था और शायद इसकी वजह से सांप अपनी घातक यानी एक भयंकर चोट के आसन पर बैठा था कि अगर जरा सी कुछ हो जाए, अगर कोई मुझे मारने आ जाए तो मैं उस पर चोट करूंगा। इस अंदाजे से सांप भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। जैसे सपेरे की बीन जब वो बजाता है तो काला सांप कैसे बीन के इशारे पर जिधर बीन जा रही है उधर अपना मुंह करके डोलते रहता है, उसी प्रकार डंडा जैसे जैसे हिल रहा था वह डंडे की उसी प्रकार अपनी मुद्रा को हिला रहा था, इधर उधर कर रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में वो फुंकार भी मार रहा था। उससे उसके क्रोध का यहाँ पर पता चल रहा था। शायद सांप लेखक को पहचान गया था। ऐसा लेखक को लग रहा है कि शायद वो मुझे अपना प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी समझ रहा था और शायद ये भी समझ रहा था कि ये वही लड़का है जो हर रोज मुझे पत्थर मार मार कर परेशान करता है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेखक धोती को पकड़े कुएं में बीचों बीच लटक रहा था। कुएं के धरातल की परिधि के बीच, परिधि यानी कुएं का गोलाकार हिस्सा, उसके बीचों बीच वह लटक रहा था क्योंकि डेंगी से धोती बंदी होने के कारण वह बिल्कुल सेंटर में वह जा पहुंचा था। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था और ना ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए उस कुएं का व्यास भी बहुत कम था और नीचे नीचे तो और भी वह कम होता गया। ऐसी दशा में लेखक ये सोच रहे थे कि कुएं में उतरे बिना वो सांप को नहीं मार सकते और यदि वो कुएं की धरातल पर अर्थात जमीन पर उतरते हैं तो सांप और उनके बीच की दूरी 4 फुट यानी 4 कदमों की रह सकती है और ऐसी दशा में सांप इतना फुर्तीला होता है कि वह तुरंत लेखक पर कुछ पलक झपकते चोट कर सकता है, उनको अपना डंक मार सकता है। इसलिए लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि बिना उतरे वह सांप को मार नहीं सकता और ना चिट्ठियां उठा सकता है। ऐसे में क्या करे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा, सांप को मारने के लिए उन्हें नीचे उतरना था और साथ ही साथ जब उन्हें ऊपर कुएं के बाहर निकलना है तब भी उन्हें कुछ पल के लिए कुएं में उतरकर फिर रस्सी पर चढ़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसे समय में उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो अपने प्रतिद्वंदी को पीठ नहीं दिखा सकते। पीठ दिखाना यानी उसको ऐसे ही बिना लड़े नहीं छोड़ सकते। यदि ऐसा करते तो वह उनकी कमजोरी लगती। इसलिए वह धीरे धीरे एक एक इंच नीचे नीचे उतर रहे थे और जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे उनकी एकाग्रचित्तता बढ़ती जा रही थी। वो अपना पूरा ध्यान सांप पर ही टिके थे कि सांप कौन सी स्थिति में क्या कर रहा है, क्योंकि जरा सी नजर हटी तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। ऐसे में लेखक को एक बात सूझी और उन्होंने क्या किया कि अपने दोनों हाथों से धोती को पकड़ लिया। अब तक क्या कर रहे थे, वो एक हाथ से पकड़े हुए थे, अब उन्होंने दोनों हाथों से धोती को कस के पकड़ लिया और अपने दोनों पैर जो नीचे लटक रहे थे उसको कुएं के बगल में यानी कि उसके साइड में दीवार से लगा दिए, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ मिट्टी जो क्योंकि कुआं कच्चा था वह नीचे गिर। जैसे ही कुएं की कच्ची मिट्टी नीचे गिरी, सांप ने एक जोरदार फन उस पर मुंह मारा और लेखक डर के मारे दीवार से हट गए और उन्होंने अपनी जो टांगे फैलाई थी उसको अपने कमर में समुकोर यानी कि सिकुड़ लिया। इससे एक बात हो गई कि इसे सांप से दूरी और कुएं की परिधि अर्थात नीचे उतरने का उन्हें ढंग मालूम हो गया। जरा सा झूल कर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा झुलाया और फिर उन्होंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए यानी लगाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख अर्थात सामने कुएं के दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़े हो गए। दोनों की आंखें चार हुई अर्थात दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, शायद पहचान भी ले लिया। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा अर्थात जो आंखों से सुनते हैं और वह अपनी आंखों से सारी बातों का जायजा ले रहा था। लेखक कहते हैं कि इस समय तो मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो गया था क्योंकि आंखों के अलावा मेरी बाकी सारी इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया
और मानो अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर मेरी आंखों को ही दे दी, क्योंकि इस समय लेखक अपनी आंखों से ज्यादा काम दे रहा था, क्योंकि लेखक की पूरी दृष्टि सांप कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर से आ सकता है, कहाँ से खतरा है, इस पर उनका पूरा ध्यान दिया हुआ था। इसलिए सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर आक्रमण करता है, यह लेखक बड़े ही एकाग्रता से देख रहे थे और लेखक को ऐसे लगा मानो इस समय सांप ने मुझ पर मोहिनी सी डाल दी। मोहिनी डालना यानी मोहित करना या हिप्नोटाइज करना। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। शायद उसे लग रहा था कि मैं एक तो सांप को लग रहा था कि मैं एक वीर हूं और वीर पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते, सामने अगर कोई आक्रमण करता है तो उसका वह प्रतिवाद करते हैं। तो लेखक को ऐसे लगा कि सांप उसके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा है। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम अर्थात आकाश का कुसुम यानी फूल, आकाश का फूल। एक तो आकाश और उसमें आकाश का फूल, यानी कि आकाश को छूना और आकाश को पाना इतना आसान नहीं है, और उसके फूल की तो बात ही असंभव है। यानी कि लेखक ये कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा कि मैं कुएं में उतर जाऊंगा, परंतु वह इतना आसान नहीं था। जिस आसानी से मैं बोल रहा था कि मैं कुएं में उतरूंगा, डंडे से सांप को मारूंगा, चिट्ठियां उठाऊंगा और ऊपर चलाऊंगा, लेकिन कुएं में उतरने के बाद मुझे ये सारी योजना, ये सारा काम कैसे लग रहा था, आकाश कुसुम सा लग रहा था, अर्थात असंभव सा लग रहा था। आज के भाग पर आधारित प्रश्न चर्चा इस प्रकार है। प्रश्न 1, चिट्ठियां कुएं में कैसे गिरी। प्रश्न 2, चिट्ठियों के कुएं में गिरने के बाद लेखक के मन में कौन कौन से विचार आए। प्रश्न 3, चिट्ठियों को कुएं में से निकालने के लिए लेखक ने कौन सा निर्णय लिया। प्रश्न 5, लेखक कुएं में कैसे उतरे। प्रश्न 5, चक्षुश्रवा किसे कहा जाता है और क्यों। प्रश्न 6, दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाएं हाथ का खेल होना, अक्ल चकरा जाना और आकाश कुसुम होना। आज के लिए बस इतना ही। पाठ का अगला अंश अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।